ओके, तो अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था कि लिमिट थी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पावर था वो नेगेटिव माइनस एन हमारे पास कॉमन था दोनों में, तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया। सेम प्रोसीजर हमारे पास क्या हो गया, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जो हम इसमें अप्लाई करेंगे, और अब इसको माइनस में इंफिनिटी को प्लस इंफिनिटी में हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन बीच में करते हैं कि k इज इक्वल टू जो हमने किया है कि 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो k की वैल्यू जो हमारे इस तरीके से जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वो रिप्रेजेंट करिए माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन की तक की लिमिट को। अब क्या हो गया, क्योंकि माइनस जो माइनस को है ना, इसको हमने बराबर कर दिया किसके, के के। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब माइनस इंफिनिटी का मतलब बहुत जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वो प्लस में हो गया, और ये जो है मतलब पूरी रिवर्स कर दी हमने, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, लास्ट में हम वो वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा कि पॉजिटिव टर्म में जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो हमें मिल गई, और उसका हमारे पास समीशन आ गया ए ई पावर जे ओमेगा अपॉन 1 माइनस ए ई पावर जे ओमेगा। अच्छा, जब ये आ गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम है, ये देखो माइनस एन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया के से, तो इससे लिमिट चेंज यूं हो गई कि जो आपके पास नेगेटिव माइनस एन को किससे रिप्रेजेंट किया, तो के जो 1 से लेके इंफिनिटी तक हो गया, और ये आठ, क्योंकि के क्या है माइनस एन के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमने इस चीज को अप्रोक्सीमेट कर दिया ताकि माइनस एन से जो है ना हमारा करा सके और ज्योमेट्रिक सीरीज पॉजिटिव में हमें मिल सके। मैथमेटिकली सिर्फ ये क्या कहते हैं कि रीडिजाइनिंग किए, और ओरल इक्वेशन अभी भी वही है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ना माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक, इट मींस दूसरे लफ्जों में ये यूं कहें कि ये जो हमारी माइनस वन से स्टार्ट होगी ताकि माइनस इन्फिनिटी तक निगेटिव में बढ़ती जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे माइनस एन को मैं पुट करूं, यहाँ पे माइनस की वैल्यूज पुट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगी ना। ठीक है, माइनस फार सपोज माइनस वन पुट किया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो हमने क्या किया सारे टर्म्स को खत्म करके वैसे ही प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट आ गई, और ये इक्वेशन पुट कर दी, तो x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x1 ओमेगा प्लस x2 ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e पावर माइनस j ओमेगा, और प्लस ये जो पार्ट है दोनों को ऐड कर दिया एज पर दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे इन दोनों के, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन को एक दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ये टर्म बचेगा, और ऊपर एलसीएम के अलावा बाकी फैक्टर्स होते हैं वो ये आ गए, तो हमारे पास ओवरऑल एक्स ऑफ ओमेगा जो था वो बन गया इसका एक्स ऑफ एन ए पावर माइनस ए पावर होल पावर मॉड ऑफ एन का बना, वो ये बना। अब ये सिर्फ किसका हुआ है, ये ध्यान में रखें, ये हुआ है सिर्फ 1 माइनस ए स्क्वायर, ये ए पावर मॉड ऑफ एन का हुआ है, और हमने पहले क्या किसका निकाला था, ए पावर एन सिंपल का निकाला था, सिर्फ मॉड होने की वजह से हमें सारा फर्क करना पड़ा, और हमें नोट किया कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी ने हमें कितना यहाँ पर हेल्प किया। अगर ये लीनियर नहीं होता, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, तो फिर हमें इसका मोड निकालना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सम हो रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, अब जब ये हमने कर दिया है, ठीक, अब जब हमने ये कर दिया है तो अब हमारे पास जो है दूसरी प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा मिसाल एक्स ऑफ एन एक सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है एक्स ऑफ ओमेगा, अगर टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दें बाय द स्टेप ऑफ के, के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका बताएं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि जो आपका एक्स ऑफ एन का जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्स ऑफ ओमेगा है उसके साथ e पावर माइनस जे ओमेगा के फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे लफ्ज में यूं कहूं मिसाल तौर, बल्कि इसको हमें वैसे एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आ जाएंगे आप लोगों को।
कि क्या मतलब है, तो इसका नीचे इसका प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, क्या वाकई ऐसे होता है, मतलब हम करते हैं। तो वही फॉर्मूला हमारा कौन सा, जो हमारा DTFT का फॉर्मूला है, जो x ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n, तो यहाँ पे x ऑफ n हमारा क्या है, शिफ्टेड x ऑफ n माइनस के, जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT निकालना है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये हमने पुट किया, ठीक है। अब n को हम सपोज करते हैं, n माइनस के जो है ना, इसको हम सपोज करते हैं कि ये m के बराबर है, ठीक है, तो इससे हमारे पास n किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस के, ठीक है। तो हमने क्या किया, x ऑफ n माइनस के की जगह ये जो है m प्लस कर दिया, तो इससे हमें n की वैल्यू मिली, वो यहाँ पर हमने इस n की जगह प्लस कर दिया, तो यहाँ पर m प्लस के बन गया। अब ये ओवरऑल हो गया। अब इसका एक बड़ा फायदा हो गया हमारे पास, वो ये फायदा हो गया क्योंकि पावर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और जब पावर ऐड हो रहे हो तो बेसिस सेम रख के इंडिविजुअली हम उस पर कर सकते हैं। मतलब ये कि फॉर सपोज हम अक्सर रिवर्स में जुमला कहते हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दें। अगर इस पे फॉर सपोज पावर 1 है, इस पे फॉर सपोज पावर 2 है, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 प्लस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 2 प्लस 1 जो है इस पे है, तो हम इसको ब्रेक यूं कर सकते हैं, ये हो गया e पावर 2, बेस सेम रख के e पावर 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वही सेम काम कर रहे हैं। हम क्या करें, e पावर j ओमेगा m एक पावर हो गया, और e पावर माइनस j ओमेगा k दूसरा पावर, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग किया तो k में कोई भी m या n की वैल्यू नहीं है, तो ये समझो कि इस इक्वेशन के लिए एक किस्म कॉमन फैक्टर है सबके लिए। तो कॉमन फैक्टर को हमने निकाला बाहर, e पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है। जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचे, x पावर m e पावर माइनस j ओमेगा m, और e पावर j ओमेगा m, तो अगर नोट करें तो e पावर j ओमेगा k, और ये किसके बराबर है, ये तो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन है जो उसकी x ऑफ ओमेगा की थी, उसके बराबर है। तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया x ऑफ ओमेगा। तो हमने नोट किया कि जब भी टाइम शिफ्टिंग करते हैं, मतलब डिले करते हैं, उसको हम टाइम शिफ्टिंग कहते हैं, डिले करते हैं, तो उस टाइम शिफ्टिंग पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों साइड हो सकते हैं। तो उससे हमारा इम्पैक्ट यहाँ पर ये पड़ता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास e पावर माइनस j ओमेगा के मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इम्पैक्ट होता है आपका सिर्फ किस चीज का, कि शिफ्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिसाल अगर आपके पास x ऑफ n जो है टाइम डोमेन में कोई सिग्नल है, ठीक है, उसको, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, x ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है। अगर टाइम डोमेन में सिग्नल को रिवर्स कर दें, सपोज करें एक सिग्नल था कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब ये था यहाँ पे n इक्वल 1, यहाँ पे 2, और इनका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड था। अगर इसको कुछ यूं कर दें, ये 1 जो है वो माइनस 1 पे आ जाए, और ये जो है माइनस 2 पे आ गया, ये n की वैल्यू जो है ना अब यहाँ पर चेंज हो गई, -1 और -2 पे आ गया। तो इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन पे, उस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने निकाला था, इसका टाइम रिवर्सल हमने इसको टाइम में रिवर्स कर दिया, तो इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, DTFT का। तो उस चीज को अब हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो उसका क्या अगेन स्टैंडर्ड वे क्या है, आपको हमेशा जो है ना जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसमें वो वैल्यूज पुट करते हैं, और उसके बाद फिर उसको थोड़े से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज हमने करनी है। तो मैं जो है आप लोगों को थोड़ा सा कॉपी पे भी करके दिखा दूं, अगर कोई किसी को मुश्किल हो रही हो तो। ठीक है, तो मैं जो सिर्फ एक सेकंड दें, इस चीज को मैं
ओके, तो हम अपने उसमें आ गए, तो ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि हम जो है, तो अभी हम किसकी बात करते थे, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। टाइम रिवर्सल में क्या होता है कि भाई हमारे पास एक सिग्नल है जो टाइम डोमेन में क्या है, एक्स ऑफ एन। ठीक है, अब एक्स ऑफ एन का फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा। अब इसका हमें ये फायदा ये हो गया एक्स ऑफ ओमेगा का। अब अगर टाइम डोमेन में इस सिग्नल को किया जाए रिवर्सल, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इस डोमेन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक्चुअली में ऑब्जर्व करना है। तो एज पर दी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी ये एक्स ऑफ ओमेगा हो गया, माइनस ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, मगर कैसे? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्स ऑफ ओमेगा का, वो ये है इज इक्वल टू, जो डीटीएफटी का फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n ई पावर माइनस जे ओमेगा n, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्स ऑफ n है इसको हम रखेंगे रिवर्स करके। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n जो है हमारे पास, इसको माइनस n रखेंगे, ई पावर माइनस जे ओमेगा n, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और लिमिट क्या होगी हमारे, अगेन वही ये नजर क्लियर आ रहा है, ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास नजर क्लियर आ रहा है, ओके गुड। तो अब ये हमने हो गया। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या है कि जो आपके पास जिस तरीके से पिछले एग्जांपल में क्या हम सपोज करते हैं, जो m इज इक्वल टू माइनस एन, मतलब ये जो इसको है m को m के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे x ऑफ m आ जाएगा। तो n किसके बराबर हो जाएगा, माइनस m के बराबर, क्योंकि n इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस m के बराबर। तो वही वैल्यू जो है ना हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये जो x ऑफ ओमेगा जो हम निकाल रहे हैं, एक्स ऑफ ओमेगा किसका है, ये एक्चुअल में जो आपके पास एक्स ऑफ माइनस एन का जो आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है आपके पास प्लस, यहाँ पर अब लिमिट क्या होगी, एन की जगह पे यहाँ पे एन था ना, अब लिमिट हमारे पास क्या होगी, एम इज इक्वल टू, क्योंकि एम किसका, माइनस एन के बराबर, इट मीन ये माइनस इन्फिनिटी था तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया एक्स ऑफ एम। ठीक है, ये नजर आ रहा है, मैं कॉपी पे सिर्फ देख रहा हूँ क्योंकि, हाँ ओके गुड, नजर आ रहा है क्लियरली। ओके, तो एक्स ऑफ एम ई पावर, तो ये और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ई, यहाँ पे एन की जगह माइनस एम पुट करो तो ये प्लस माइनस हो जाएगा ए पावर ओमेगा जे एम। अगेन इस चीज को प्रॉपर तरीके से करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक जो माइनस माइनस कॉमन करना पड़ेगा, सब में हम माइनस ऐड कर देंगे। ये जो माइनस प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी जो रिवर्स जा रहा है, इसको हम करते हैं m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और ये जो है x ऑफ जो आपके पास m है, ये हो जाएगा e पावर माइनस j माइनस ओमेगा m। इसको अगर नोट करें, क्योंकि ये लिमिट्स है ना, लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी का कोई सेंस नहीं बनता कि प्लस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, लिमिट तो आप माइनस से लेके प्लस में लेके जाए या प्लस या माइनस, तो ओवरऑल रेंज तो पूरी कवर हो रही है। ठीक है, तो समीशन साइन में वो हो गई, तो एक्स ऑफ एम ई पावर माइनस, ये तो प्लस में ना, तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस भी करेंगे तो तब भी प्लस हो जाएगा, सिर्फ माइनस हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया। तो इसको अगर नोट करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, एक्स पावर माइनस ओमेगा। ठीक है, मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला था उसको पूरा, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इसमें पूरा रिवर्स हो जाता है। ये देख रहे हैं माइनस ओमेगा, यहाँ ओमेगा की जगह क्या आ गया, हमने माइनस आ गया। तो ये जो पहले एक्स ऑफ ओमेगा था, जब टाइम डोमेन में हमने रिवर्स किया, वो यहाँ पर भी एक्स ऑफ माइनस ओमेगा हो गया। तो ये इसका हो गया प्रूफ। तो यहाँ तक हमने, ठीक है, आपको यकीनन ये क्लियर हो गया होगा, ये कॉपी पे मैंने इसको
समझा दिया। अगर किसी को समझ में ना आओ तो फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा, वही जो जिसपे हम ओके, तो ये हमारा हो गया टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज की इसमें मैंने कवर की हैं? एक हो गई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अब अपकमिंग प्रॉपर्टी हमारी है वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉपर्टी ये क्या कहती है? ये इसका कॉन्सेप्ट भी वही है जो हमने जेड ट्रांसफॉर्म में किया है। वो ये है कि अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स को आप कन्वॉल्व करते हैं, और कन्वोल्यूशन का आप लोगों ने टाइम डोमेन में आप कर चुके हैं, आपको लोगों ने प्रैक्टिस की है, एग्जाम दिए हैं उसके, तो आपको पता है कि कितना टफ होता है कि आपको हर दफा पहले एक जो है पहले रिवर्सल करना पड़ता है, फिर स्टेप बाय स्टेप शिफ्टिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी सबमिशन करनी पड़ती है, और काफी लेंथी प्रोसेस होता है और टफ होता है। ठीक है, वो तो सिंपल एग्जांपल्स में मतलब होते हैं। अगर काफी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो जाए तो उसपे काफी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। मगर कन्वोल्यूशन जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में करनी हो तो वो बड़ा आसान हो जाता है मामला। वो ये कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें सिर्फ उन दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो चुके होंगे। बड़ा ही आसान मामला हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको जो है ना हम कहते हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी या कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, और ये सेम है हमारे उसमें जो जेड ट्रांसफॉर्म में भी यही था और हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी यही था। तो ये हमारे पास बड़ा हेल्पफुल है और ये इसको ही हम अप्लाई करेंगे। तो इसको जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है या इसको यहाँ पे प्रूव किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू x1 ऑफ एन, x1 ऑफ n कन्वॉल्व विथ x2 ऑफ n। मतलब ये दो सिग्नल्स हैं जिनको कन्वॉल्व करके एक थर्ड आता है। ठीक है, अब इनका जो जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है वो ये है, ये कन्वोल्यूशन का स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि अगेन हम कवर कर चुके हैं पिछले। तो समीशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1 ऑफ k x2 ऑफ n माइनस k। मतलब हमें उसमें क्या करना, हम क्या करते हैं एक सिग्नल को टाइम रिवर्सल करते हैं और दूसरा टाइम रिवर्सल करने के बाद फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसमें मल्टीप्लिकेशन के पूरा प्रोसेस आप लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहता है, ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो कन्वोल्यूशन थ्योरम में वो ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये दोनों सिग्नल आपको कन्वर्ट टाइम डोमेन में जो कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो पहले आते हैं एक्स ऑफ ओमेगा का फॉर्मूला क्या है। एक्स ऑफ ओमेगा क्या कहता है कि भाई x of omega is equal to summation is equal to n is equal to minus infinity to plus infinity x of n e power minus j omega। ये है DTFT का स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, अब इसमें इन प्लेसमेंट किस चीज की हुई है? ये जो आप ये जो कन्वोल्यूशन है ना, ये पूरी कन्वोल्यूशन जो x1 ऑफ n कन्वॉल्व x2 ऑफ n, इसको पूरे को रिप्लेस कर दो ये एज ए x ऑफ n, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है x ऑफ n, और यहाँ पे कन्वोल्यूशन का x ऑफ n किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। तो पूरा इसमें रिप्लेस कर दो और e पावर माइनस जे ओमेगा आपके पास किस चीज का आ गया? ये आ गया आपके पास फॉर्मूले का। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी जो आसानी के लिए चीज की हुई, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ द समीशन एंड मेकिंग ए सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या बनाई की गई है इसमें कि हमने n माइनस के जो है ये इसको बराबर कर दिया m के। जब हम n माइनस के को इसके बराबर करेंगे तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा x2 ऑफ m। आई बात समझ? और थोड़ी सी इसमें एक रीअरेंजमेंट की है। रीअरेंजमेंट किस तरीके से की है कि ये जो सबमिशन साइन दो हैं, इन सबमिशन साइन में ये जो x1 ऑफ k है, क्यों ये x1 ऑफ k को इसने अलग सबमिशन में रखा है? ये पार्ट ये देख रहे हैं, सिर्फ रीअरेंजिंग की है, ये इंटरचेंजिंग की है। ठीक है, और ये जो x2 ऑफ m है यहाँ पर n माइनस k था, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया किससे? यह इसमें आ गया n माइनस k हो गया m के बराबर। ये देख रहे हैं, जब m के बराबर हो गया तो n किसके बराबर होगा? n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा?
ओके, आई होप कि सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर n की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं पूरा m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m e पावर, और ये जो n है वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियस ही बात है कि n इज इक्वल टू, ये k इधर प्लस का है, ये इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा इधर माइनस का उस तरफ प्लस का बन जाएगा, n इज इक्वल टू बन जाएगा m प्लस के। तो यहाँ पर जो n है ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे m प्लस के। आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये जो n है, यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट m रख दिया है, यहाँ पर k कहाँ चला गया? यहाँ पर अब हमें पता है कि इंफिनिटी में कोई भी चीज ऐड करते हैं तब भी इंफिनिटी होता है, माइनस करते हैं तब भी इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पर जो k फैक्टर है जो कि इनफाइनाइट के सामने बहुत ही माइनर है, तो वो इंफिनिटी ही बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर उसको डायरेक्ट इंफिनिटी लिख दिया। मगर यहाँ पर जो है आपके पास उसका चेंज आया है। अब इसका फायदा ये हो गया कि हमारे पास ये हो गया इसमें, ठीक है। अब इसको जब दो चीजें पावर में ऐड हो रही हो तो इसका अगेन वही फार्मूला हम कर सकते हैं कि जब दो चीजें मिसाल और 1 + 2 हो तो उनको हम इंडिविजुअली उनके बेस सेम रख के अलग कर सकते हैं। वो कैसे? जिस तरीके से e पावर 1 + 2 मैंने सपोज किया है, एक लिया है, दो पावर ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि e1 मल्टीप्लाई बाय e पावर 2। क्यों? बेस सेम जब होता है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि जो पावर अगर एडिशन में हो तो उन दोनों का हम बेस सेम रखकर अलग अलग एज ए मल्टीप्लाई जो दो टर्म्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम केस हमने किया है। जो यहाँ पर e पावर माइनस जे एन की जगह m प्लस के आ गया, और जब यहाँ पे पावर दो ऐड हो रहे हैं उनको बेस सेम रख के अलग अलग करेंगे। तो e पावर जे ओमेगा के इसके साथ रख देंगे, e पावर माइनस जे ओमेगा के इसके साथ रखते हैं, क्योंकि ये वैसे ही मल्टीप्लाई में है तो ऑर्डर चेंज करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और e पावर जे ओमेगा m इसके साथ रखते हैं। तो नोट करें तो ये इक्वेशन किसकी बन गई? ये बन गई x1 ऑफ ओमेगा की, और ये बन गई x1 ऑफ x2 ऑफ ओमेगा की। मतलब टाइम डोमेन में अगर आप कन्वॉल्व करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी में वो मल्टीप्लेक्टिव में आ जाते हैं। ये पूरी इसकी समझो कि वो डेरिवेशन हो आपके सामने होगी। तो ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी कहलाती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको जिसको भी समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या किया है? सिंपल कन्वॉल्व वाले फॉर्मूले को हमने डीटीएफटी के फॉर्मूले में पुट किया है, और उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिकल जो हमने अप्लाई किया वो ये कि हमने n-k को रिप्लेस कर दिया m से जब रिप्लेस किया तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन खुद ब खुद बन के सामने आ गई। तो ये था हमारा इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम। और कन्वोल्यूशन थ्योरम से हमें जो है ना आसानी ये हो जाती है कि अगर दो सिग्नल्स को हमें कन्वॉल्व करवाना हो टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली दोनों का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालें और उसको हम जो है टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन आ जाएगा। तो यही सेम तरीका जो है एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं ताकि चीजों और भी मजीद क्लियरिफाई हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को जो है ना मैं एक जिस तरह कॉपी पे करवाता हूँ वैसे करवाता हूँ आपको। सो आई होप के स्क्रीन पे ये नजर आ रहा हो क्लियरली। ओके गुड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर हटा के, अच्छा ये क्लियर कोई बता दे सारा सही नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दें ताकि मैं उस हिसाब से इसको देख लूं। आवाज आ रही है मेरी? ओके, अच्छा प्रॉब्लम हमारा क्या है कि डिटरमाइन द कन्वोल्यूशन ऑफ किसका है? दोनों सिग्नल जो है ना सेम दिए हुए हैं, 1 1 1। ठीक है, यहाँ मतलब ये n इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो x1 ऑफ ओमेगा इसका क्या होगा? x1 ऑफ ओमेगा या x2 ऑफ ओमेगा दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिग्नल सेम ही है। तो एक का हम जो है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। n इज इक्वल टू माइनस
ठीक है, ये समेशन साइन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और x1 ऑफ n, ठीक है, e पावर माइनस j ओमेगा n। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, मगर यहाँ पे रेंज देखें क्या है, ये n इज इक्वल टू -1 है, ये 0, ये n इज इक्वल टू +1 तक है। तो -1 से लेके +1 तक हमारे पास टोटल रेंज है। तो यहाँ पर जो मैं रेंज लिखूंगा वो ये लिखूंगा, n इज इक्वल टू -1 से लेके +1 तक और x1 ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है, n। ये हमारे पास हो गया। अब सवाल ये कि x1 ऑफ n यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, ये इंडिविजुअल टर्म्स हैं, तो ये इंडिविजुअल टर्म्स हम इसमें पुट करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा, क्योंकि समीशन साइन है, मैं पहले n इज इक्वल टू 1 इसका पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x1 ऑफ -1, मतलब -1 की पोजीशन पे जो x1 ऑफ e पावर j ओमेगा n प्लस x0 e पावर j ओमेगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 e पावर j ओमेगा